आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। क्या होती है इन्वेस्टमेंट, क्या होती है फ्लक्चुएशन, क्या होता है रिजर्व, और साथ ही कोशिश करेंगे एक प्रैक्टिकल पार्ट भी इसको सॉल्व करने की। सो वेलकम बैक टू क्रिस कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, मुझे लगता है नाम से आपको पता चल गया होगा। अपनी सरप्लस फंड्स या सरप्लस मनी को जब हम और पैसा कमाने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इक्विटी मार्केट हो सकती है, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, जो भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर भी हम पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, जिसको हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। यानी सपोज करो कि जैसे मैंने किसी जगह पर किसी कंपनी में पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख का पैसा लगा दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे 1 लाख ही मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि 1 लाख का 50 है। यानी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ये पैसा मेरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या उतना ही रह सकता है। तो वो जो बढ़ना और घटना है उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन। अब रिजर्व क्या है, देखिए, अगर पैसा बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पैसा घटा, आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट घटी, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए। तो जब हम किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना मेरा रिस्क है। अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसमें मेरा कितना रिस्क है। तो मान लो जहां पर मैंने ये 1 लाख इन्वेस्ट किया और मुझे ये रिस्क लगता है, मुझे कितना रिस्क लगता है, मुझे रिस्क लगता है 20,000 का। कितना रिस्क, 20,000। मतलब कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख से घटकर ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है, 80,000 आ सकती है। 20,000 का रिस्क है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 80,000 हो सकती है। ठीक है, ये मेरा रिस्क है 20,000 का। अब ये रिस्क है तो इस रिस्क के लिए मैं पहले से तैयारी करूंगा। तो क्या करूंगा, ये 20,000 मैं अपने प्रॉफिट में से अलग रख लूंगा कि जस्ट इन केस मेरी इन्वेस्टमेंट कम हुई तो मैं इस 20,000 को यूज करूंगा इस रिस्क को कवर करने के लिए। तो वो जो हमने पैसा प्रॉफिट में से अलग निकाल के रखा उसको कहते हैं रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को कोप अप करने के लिए, कवर करने के लिए, जस्ट इन केस की अगर इन्वेस्टमेंट नीचे जाती है उसके लिए हम कुछ ना कुछ अलग से पैसा रख देते हैं, सो दैट फ्यूचर में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो भी जाए या उसकी मार्केट प्राइस नीचे चली भी जाए तो हमें ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि हमने पहले से तैयारी कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके अंदर 3 केसेस हो सकते हैं। 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। पहला केस है जब मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। अब सपोज करो कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मेरी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू पे मैंने वो पैसा इन्वेस्ट किया था, वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, और मान लो कि जो मार्केट प्राइस है, यानी अगर उस इन्वेस्टमेंट को मैं बेचूं तो मार्केट से मुझे कितने पैसा मिलने वाला, सपोज करो 1 लाख ही मिलने वाला, ना बढ़ा ना घटा। तो ये आ गया पहला केस, व्हेन मार्केट प्राइस यानी ये वाला प्राइस जो है इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जो मेरी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। इन्वेस्टमेंट मतलब बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू के बराबर है। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट ना बढ़ी है ना घटी है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इन्वेस्टमेंट मैंने की थी 1 लाख की, तो जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो साथ ही साथ हम कोई एक रिजर्व भी बना देते हैं। अब मान लो मैंने इसके लिए 20,000 का रिजर्व बना रखा था, जस्ट इन केस अगर मेरी इन्वेस्टमेंट का प्राइस या वैल्यू कम हुई तो उसके लिए मैं पहले से रेडी रहूं। उसके लिए पहले से 20,000 मैंने प्रॉफिट में से रखा हुआ था कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कम हुई, अगर प्राइस कम हुआ तो इस 20,000 को मैं यूज करूंगा। लेकिन अभी आपके सामने देखो कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था मेरा पैसा उतना ही है। इसका मतलब ये जो रिजर्व है मेरे पास, जिसको हम कहते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व अभी मेरे किसी काम का नहीं है। तो क्या करूंगा, अभी मैंने आपको बोला कि रिजर्व हम कहां से बनाते हैं, प्रॉफिट में से बनाते हैं। तो प्रॉफिट किनको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है। इसका मतलब ये रिजर्व की अब मुझे जरूरत नहीं है, इस रिजर्व को मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR लिख रहा हूं, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और याद रखना ओल्ड रेशो में आपको बांटना है इस रिजर्व को। अब आईएफआर को मैंने डेबिट क्यों किया? देखिए जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, इन सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या खत्म करना है, तो क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इसको मैं कर दूंगा डेबिट। और आप सबको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का, जितनी भी इनकम्स होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट है पार्टनर्स के लिए, चाहे पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स की कमीशन है, तो जितनी भी इनकम्स होती हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती हैं। तो इसलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो सपोज करो जैसे मान लो दो पार्टनर होते तो मैं क्या लिखता? आईएफआर अकाउंट डेबिट, जितने का रिजर्व था, जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो 20,000 का रिजर्व है, तो उसमें पार्टनर्स को बांट देता। और मान लो कि दो पार्टनर होते ए और बी, तो मैं लिखता टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एंड इन सम केसेस हम करंट अकाउंट भी यूज करते हैं, मैं लिख देता हूं। कुछ केसेस में कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट भी यूज करते हैं। और किन केसेस में करते हैं मैंने बार बार बताया। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आपने टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है, और अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, ये याद रखना आपने, ठीक है जी। तो ये 20,000 क्योंकि मैंने जो रिजर्व बनाया था अब किसी यूज का नहीं है, तो क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट था, पार्टनर में बांटना था, तो मैंने पार्टनर्स में बांटने के लिए आईएफआर को मैंने डेबिट कर लिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। याद रखना पार्टनर्स के लिए जो भी इनकम्स होंगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा रिजर्व, वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर कोई लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हमेशा डेबिट साइड में आता है, ये आप याद रखें, आगे काम आएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये आपका पहला केस आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। अगला केस क्या हो सकता है, इसको हटा देते हैं अभी। नेक्स्ट केस, दूसरा केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is less than बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है बुक वैल्यू से कम है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर 3 केस बनेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थर्ड वाला केस डिस्कस कर लूं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। अब इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि सपोज करो इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी जिसकी की बुक वैल्यू, वही एग्जांपल लेके चलेंगे कि 1 लाख है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट का अभी जो मार्केट प्राइस है, इन्वेस्टमेंट का अभी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू सपोज करो कि वो 1,20,000 है, और इसके लिए मैंने आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा था मान लो 10,000। अब आप सबको पता है कि ये जो 10,000 मैंने इसलिए बना रखा था कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मेरी बुक वैल्यू से, यानी जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उस वैल्यू से कम होगी, तो इस आईएफआर को यूज किया जाएगा। लेकिन आप यहां देखो कि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख की, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1,20,000 हो गई है। रिजर्व तो मैंने रिस्क के लिए बना रखा था, रिस्क तो है ही नहीं, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है अब जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा हो गई। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो ये है वो केस जहां पर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर हमें कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी है, तो यहां पर कुल मिलाकर आपको 3 एंट्रीज बनानी है। अब देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने 1 लाख रुपया लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो 1,20,000 हो गया, बढ़ गया, तो क्या अब इस रिजर्व की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने कहा था कि जो रिजर्व की जरूरत है ये तभी पड़ेगी जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक जो उसकी बुक वैल्यू है, अगर मार्केट वैल्यू उससे कम आ जाए, यानी 1 लाख से कम आती तो इसकी जरूरत पड़ती। इसका मतलब अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहली एंट्री इसमें 3 एंट्रीज हमें करनी है। पहली एंट्री जो हमारी होगी इस रिजर्व को, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वही एंट्री जो वहां की थी हमने फर्स्ट केस में, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मैंने बताया किस केस में, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, तो ये आईएफआर पूरा का पूरा जो 10,000 है, ठीक है, 10,000 जो बनाया था वो पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और किस रेशो में बढ़ेगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, हमेशा ओल्ड रेशो में ही बांटना है। तो मैंने कहा 3 एंट्रीज इसके अंदर आने वाली हैं, ये हो गई आपकी पहली एंट्री, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं दूसरी एंट्री पे।
मैंने आपको यह कहा था कि एक रिवैल्यूएशन होती है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, यानी जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होती है तो एक रिवैल्यूएशन होती है किसकी, एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो उस रिवॉल्यूशन में एसेट्स की वैल्यू कई बार बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है, इसी तरह लायबिलिटीज कई बार बढ़ जाती है और कई बार घट जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अभी हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। एसेट्स, मेरा जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी, जितने में मैंने खरीदी थी 1 लाख थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट या फिर मेरे एसेट्स 20,000 बढ़ गए हैं। अगर आपके एसेट्स बढ़ गए हैं तो मैंने कहा था एसेट्स का बढ़ना और घटना एट द सेम टाइम लायबिलिटीज का बढ़ना और घटना एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आपको मैंने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर हम इनकम्स, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस ये सब रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो ये मेरा गेन है, और गेन है तो मेरी रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा कि एक नॉमिनल अकाउंट है तो यहां पर डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड में इनकम्स और गेन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर आप ये देखो कि अगर मेरे एसेट की वैल्यू 20,000 बढ़ी तो मेरे लिए गेन है, इसका मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको कर देंगे, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो जब भी कोई एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। रूल है आपका मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच से कि एसेट्स की जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैं उसको डेबिट कर लूंगा और क्रेडिट कर दूंगा रिवॉल्यूशन अकाउंट को, क्योंकि जितने भी गेन या प्रॉफिट होते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। आपकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर दूंगा, कर लेंगे। और कितने अमाउंट से, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, 20K, मैं 20K लिखूंगा, जगह कम है, तो 20,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इंक्रीज हुई थी उस वैल्यू से मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। तो नंबर 2 ये एंट्री हो गई। तीसरा, रिवॉल्यूशन में कोई गेन हो या कोई लॉस हो, फाइनली बढ़ता तो पार्टनर्स को है। अब ये गेन था तो पार्टनर्स को बटेगा, तो पार्टनर्स को बांटने के लिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन का गेन है, हमें पार्टनर्स को बांटना है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्यों? कैंसिलेशन की एंट्री हमने यहां किया था क्रेडिट, अब इसको अगर क्लोज करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट को, तो यहां क्योंकि क्रेडिट किया था हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और क्योंकि पार्टनर्स में बांटना है तो पार्टनर्स कैपिटल, या फिर से वही कहानी, करंट अकाउंट। मैंने कहा था करंट अकाउंट हमें कब यूज करना है, करंट अकाउंट हम इसमें बांट देंगे। और किस रेशो में, ये भी याद रखो, ओल्ड रेशो में। तो जो भी ये 20,000 का 20K का प्रॉफिट था हम पार्टनर्स में बांट देंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं, और ओल्ड रेशो में बांटेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है दोनों केस, कि जब मार्केट प्राइस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट जो IFR है, पूरा का पूरा IFR हम जो क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट। ठीक है। और दूसरा बीच वाला केस अभी हम छोड़ रहे हैं, इसके आगे 3 केस हैं वो बाद में करेंगे। दूसरा केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि जैसे यहां पर IFR की हमें जरूरत नहीं पड़ी, इस केस में भी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अभी उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो जो IFR हमने बनाया था अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले हमें वैसे ही यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एट द सेम टाइम एक एंट्री और पास करनी है, क्योंकि जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या फिर लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होंगी, उन सबको हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो क्योंकि यहां पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि रूल है डेबिट इंक्रीज इन एसेट। और रिवॉल्यूशन को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और जितनी इनकम से आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसके साथ लास्ट में जो हमें रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस होता है अल्टीमेटली बढ़ता है, वो भी पार्टनर्स में है। तो यहां पर जो प्रॉफिट हुआ रिवॉल्यूशन अकाउंट का, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। कैंसिलेशन की एंट्री यहां क्रेडिट किया था, कैंसिल करने के लिए डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला जितनी भी इनकम्स हैं, पार्टनर्स की प्रॉफिट्स हैं, वो सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, और एक्सपेंसेस लॉसेस सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। ये आपको आई होप क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं when market value of investment is less than book value। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, तो पहले थोड़ा सा हम स्पेस बना लें। चलिए जी, अब देखिए, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन द बुक वैल्यू, इसके अंदर पहला केस है, इसको भी मैं मिटा ही देता हूं, जगह ज्यादा चाहिए मुझे। चलिए जी,
तो देखिए जब अब इसमें पहला केस है, तो फर्स्ट केस इसमें हम पढ़ेंगे जो इन्वेस्टमेंट है, पहला केस आ गया फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दूसरा केस आ सकता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और तीसरा केस आता है फॉल इन द वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर हमारा जो फॉल है इन्वेस्टमेंट का, यानी उसकी जो मार्केट वैल्यू है IFR से कम है, IFR के बराबर है या IFR से ज्यादा है। तो एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि सपोज करो कि मेरा जो IFR था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान के चलते हैं कि ये 20,000 था। मैंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बना रखा था वो 20,000 था। ठीक है, अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन्वेस्टमेंट की मेरी बुक वैल्यू यानी जिस वैल्यू पे मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने लगाया था 1,00,000 रुपया, और मार्केट प्राइस जो है अभी इन्वेस्टमेंट का वो है सपोज करो 90,000। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने आपके लिए बना दी। लिखा क्या था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो फॉल है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी हुई वो IFR से कम है। अब आप देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी कमी हुई, कितना पैसा लगाया था मैंने 1,00,000, और अभी कितना हमारे पास 90,000, यानी वैल्यू कितनी हुई 10,000। तो लिखा क्या था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR। मेरे पास IFR कितना है, आप देखो IFR मेरे पास कितना है 20,000, और जो वैल्यू मेरी कम हुई वो कितनी थी 10,000। इसका मतलब 10,000 का IFR बच जाएगा, यानी मैंने प्रिपरेशन की थी 20,000 की डाउनफॉल के लिए, जबकि मेरा डाउनफॉल 20,000 नहीं हुआ, उससे कम हुआ, कितना हुआ 10,000। तो मेरे पास IFR 10,000 रुपया बच रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो यहां पे क्लियरली लिखा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई या गिरी 10,000, इज लेस देन द IFR, और IFR कितना था 20,000, यानी ये वैल्यू इससे 10,000 रुपया कम है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करना है, तो चलिए, तो इस केस में जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे वो क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कर लेंगे, कितने का था 20,000 का। ठीक है, ये आपका डेबिट कॉलम, ये आपका क्रेडिट कॉलम। जबकि फॉल कितना हुआ, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताया था, फॉल हुआ था 10,000 का। मैंने कहा कि 1,00,000 से घट के इन्वेस्टमेंट आपकी 90,000 हो गई, तो मुझे फर्दर इस इन्वेस्टमेंट को 1,00,000 पे ले जाने के लिए सिर्फ 10,000 की जरूरत है, तो मैं लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट कितनी 10,000। आई होप ये आपको क्लियर है। अब IFR तो मैंने बनाया था कितने का 20,000 का, जबकि वैल्यू मेरी कितनी घटी 10,000, यानी मुझे उस IFR से 10,000 की जरूरत है। बाकी 10,000 मुझे बच जाएगा, बचा हुआ पार्ट मैं किसको बांट दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो जो बचा हुआ 10,000 है वो पार्टनर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जितने भी पार्टनर्स हैं 2 या 3 उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। जब मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सिंपल आप याद रखो कि IFR मैंने 20,000 का बनाया था, जबकि मेरी इन्वेस्टमेंट की जो कमी हुई वो सिर्फ 10,000, उसकी वैल्यू कम हुई। तो इस 20 में से 10 तो मैंने यूज कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी वैल्यू कम हुई थी। बाकी बचा हुआ 10,000 मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, और किस रेशो में बांटूंगा, ओल्ड रेशो में। ये आ गया आपका पहला केस। दूसरा केस, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR। मैंने IFR बनाया था मान लो वही 20,000, और सपोज करो कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी कितनी कम हो गई, सपोज करो वो भी 20,000 कम हो गई, तो आप क्या करेंगे। तो एंट्री देखो क्या थी, सेम, लगभग सेम एंट्री है। ओहो ये तो हैंग हो गया।
चलिए ये तो हो गया हैंग। चलिए, तो हम कर रहे थे, पहला केस हमने किया कि जब जो इन्वेस्टमेंट जो कमी आई, वैल्यू कम हुई, आईएफआर से कम थी। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो पहला केस में जो पढ़ा था, जो हमने कंप्लीट कर लिया, व्हेन फॉल इन इन्वेस्टमेंट, ये हमने कर लिया, इज लेस देन हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। तो इसमें हमने पढ़ लिया क्या करना था। दूसरा केस जो है, व्हेन फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आईएफआर। ठीक है, आईएफआर के बराबर है। सपोज करो कि आईएफआर मैंने बनाया था 20,000 का, और जो फॉल है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, जो फॉल है वो भी 20,000 का है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, यहां पर आपने देखा था कि मेरे पास आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो था 20,000 का। ठीक है, वो था 20,000 का, तो मैंने उसको डेबिट किया था 20,000, इसलिए लिख रहा हूं कि जो पहला था वो तो हट गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आया या उसकी कमी आई, वैल्यू कम हुई, वो 10,000 की थी। तो बाकी बचा हुआ 10,000 मैंने क्या किया था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड रेशो में। वो पार्टनर्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आता है जब मेरा आईएफआर 20,000 है और फॉल भी 20,000 का है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं पार्टनर्स को। तो अब यहां पर जो एंट्री बनेगी, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये सारा का सारा जो पैसा है किसके लिए यूज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने कितने का रिजर्व बनाया था, 20,000 का, फॉल भी कितना है, 20,000 का, तो ये सारा का सारा पैसा मैंने यूज कर लिया किसके लिए, जो फॉल आया इन्वेस्टमेंट में उसके लिए। ठीक है, अब आगे तीसरा केस। तीसरा केस क्या था, मैं इसको घुमा के यहां ले आता हूं। ठीक है, रायता तो बन गया, लेकिन यहां पर व्हेन market price of investment, sorry, when fall in investment is more than IFR। अब ये समझो, यहां पर आपने क्या सीखा कि भाई जितना आईएफआर था उससे कम फॉल हुआ, तो बचा हुआ मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। यहां जितना मेरा आईएफआर था उतना ही इन्वेस्टमेंट में फॉल हुआ, तो इसका मतलब कुछ बचा नहीं, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो गया। अब यहां पे बात करते हैं कि जब जो फॉल है इन्वेस्टमेंट में वो आईएफआर से ज्यादा है, तो एग्जांपल यही लेते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का था, जबकि जो फॉल हुआ इन्वेस्टमेंट में, उसका मार्केट प्राइस जो गिरा, उसकी वैल्यू 30,000 गिरी। तो भाई अब तो पार्टनर्स को बांटना क्या, पैसे खुद कम पड़ गए हैं। मैंने 20,000 के लिए प्रिपरेशन की थी कि 20,000 तक की मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेकिन हुआ उससे ज्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमें क्या करना है, तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको तो डेबिट करोगे ही करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। आईएफआर आपने कितना बना रखा था, एज पर क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से जाऊं तो 20,000 का, और मेरा फाल कितने का है, 30,000 का। अच्छा, मैंने आपको आज के सेशन में बताया कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज हैं, हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो कोई भी लॉस है वो रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, कोई भी गेन है रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर आप मुझे ये समझाओ कि यहां पर लॉस है या गेन है। आपके सामने देखो, मैंने तैयारी कर रखी थी 20,000 की, जबकि जो फॉल हुआ, जो मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का हुआ, कम हुआ, वो 30,000 हुआ, यानी जितनी तैयारी की थी उससे ज्यादा, इसका मतलब मेरा लॉस है। अच्छा, लॉस है तो रिवोल्यूशन अकाउंट को मैं क्या करूंगा, आपको पता ही है, मैं उसको कर दूंगा डेबिट, क्योंकि मैंने अभी बताया था जितने भी लॉसेस हैं, ये अगर आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है, आप आगे सीखोगे, तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जितने लॉस या एक्सपेंस है हम इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, गेन्स
या प्रॉफिट हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्योंकि ये लॉस है तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो डेबिट किया और कितना लॉस है, 20 और 30, डिफरेंस कितने का, 10,000 का। तो जो टोटल हुआ वो मैंने इन्वेस्टमेंट के सामने लिख देना है। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 कम हुई तो इन्वेस्टमेंट को मैंने क्रेडिट कर लिया 30,000। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब जब रिवॉल्यूशन पे, अभी आपने लास्ट केस देखा था, जब रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ था तो मैंने पार्टनर्स को बांटा, लेकिन जब लॉस हुआ तो वो भी पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा लॉस। तो अब ये जो लॉस हुआ है मुझे 10,000 का, इसको मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरी एंट्री इस केस में क्या होगी, तो देखिए जब गेन होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट, लेकिन जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर दिया जाता है डेबिट। तो यहां पर मैं पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है, या करंट अकाउंट को कर दूंगा क्या, डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला गेन्स होंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, लॉस होंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पर क्योंकि मैंने डेबिट किया था, अब इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और एंट्री कितने की करनी है, किस अमाउंट की करनी है, 10,000 की। याद रखना 10,000 की एंट्री करनी है और पार्टनर्स में बटेगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये आप याद रखना। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो सकते हैं। तो जैसा कोई केस आएगा एग्जाम में वैसा आपको आंसर होना चाहिए। तो मैंने आपको वो सब करवा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जरा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है ए बी सी, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग इन 2:1 रेशो। ये इनकी ओल्ड रेशो थी। ए बी सी इस रेशो में अपना प्रॉफिट को है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बोला गया है दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन 1:1 रेशो। पहली रेशो ओल्ड रेशो 2:1 थी, न्यू रेशो है 1:1 और नेक्स्ट ईयर से ये इंप्लीमेंट करेंगे। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन है और कहा है कि जनरेटिव्स बनानी है। पहला केस है इफ देयर इज नो, देखो हमारे पास लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड में आता, तो हमने 50,000 का रिजर्व बना रखा है, यानी हमने तैयारी करके रखी है कि 50,000 तक की हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, उसकी वैल्यू कम हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में कितने की थी, 4 लाख की। अब हमें जनरेटिव्स देनी है, अलग अलग केसेस हैं। पहला केस इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन से मतलब ना ये बताया इन्वेस्टमेंट बढ़ी घटी या उतनी रही, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो आपने ये मान के चलना है कि ये जो आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने बना के रखा है ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं घटने बढ़ने की, तो ये जो आईएफआर है तो हम इसको बांट देंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आपका डेबिट क्रेडिट कॉलम। टू मैंने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं, 3, तो मैं लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों में बांट दूंगा। कितना रिजर्व था, 50,000 का। मैंने कहा ओल्ड रेशो में, अब आपके सामने ओल्ड रेशो है 2:1, तो उस रेशो में बांटो तो 20,000। इतने स्मार्ट तो आप हो कि आप कैलकुलेशन कर लोगे, 20,000 और 10,000। ये आपका आ गया ए पार्ट का आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आते हैं बी पार्ट पे। इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस कितना है, 4 लाख। आप देखो यहां पे 4 लाख, और कितने में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, 4 लाख में ही। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है तो अगेन सेम एंट्री रहेगी ये वाली। यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं थी मतलब जरूरत नहीं थी, मतलब इस रिजर्व की हमें जरूरत नहीं पड़ी तो हमने बांट दिया पार्टनर्स में। और यहां पर भी ये कहता है कि जो मार्केट प्राइस इसके बराबर ही है, इसका मतलब जो आईएफआर हमने बना के रखा था इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो पार्टनर्स में बांटो। तो सेम एंट्री, यही एंट्री आपने यहां पर कर देनी है। आई होप ये आपको क्लियर है अच्छे से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। 2 केस हमारे केस आ गया। अब आते हैं सी केस पे। अब आते हैं सी केस पे। सी केस क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस 3,80,000 है। अब आप देखो आपने इन्वेस्टमेंट कितने की कर रखी थी, 4 लाख की, मार्केट प्राइस 3,80,000 है, यानी वैल्यू कितनी कम हुई, 20,000।
हमने जो तैयारी करके रखी थी रिजर्व के लिए, वो हमने रिजर्व बनाया था 50,000 का, जबकि वैल्यू कितनी कम हुई, सिर्फ 20,000। इसका मतलब इस रिजर्व में से 20,000 हम यूज कर लेंगे और बाकी जो बचा हुआ है 30,000 वो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या एंट्री हमारी बनने वाली है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये डेबिट क्रेडिट कॉलम आ गए आपके, ठीक है। इसमें से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कम हुई है। तो 50,000 का हमने रिजर्व बना रखा था, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 कम हुई। कैसे कम हुई, यहां से देखो, आपने कितना बना रखा था, कितने की इन्वेस्टमेंट की थी, 4 लाख की, वैल्यू कितनी रह गई, 3,80,000, कितनी वैल्यू कम हुई, 20,000। बाकी जो बचा 50 में से 20 माइनस कर दोगे, बचा 30,000, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो 30,000 हम बांट देंगे इन तीनों में, किस रेशो में, 2:2, ओल्ड रेशो में ही बांटना है। तो आप जरा देखो, 30,000 का 2/5, यानी इसको जाएगा 12,000, इसको जाएगा 12,000 और इसको जाएगा 6,000। तो जो सी पार्ट है ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं ई पार्ट पे, डी बाद में करेंगे, पहले आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट का आंसर देखो क्या होगा। पहले हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग, आई होप ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं आगे। अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 3,40,000। अब जरा देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट की थी 4 लाख की, मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 3,40,000, यानी कितनी वैल्यू कम हो गई, 60,000। वैल्यू कितनी कम हुई, 60,000। लेकिन हमने जो तैयारी कर रखी थी वो 50,000 की थी, यानी हमारी तैयारी से ज्यादा वैल्यू कम हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो हमारी एंट्री वही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब मैंने कहा था जब भी हमें लॉस होगा उस लॉस को हमें कहां पे रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, नंबर 1। नंबर 2, लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर लेंगे यहां पर डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट कॉलम आ गया आपका। देखिए आईएफआर हमने कितना बना रखा था, 50,000 का, ठीक है। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, वो हुई है 60,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, कितने का करेंगे, 10,000 का। यहां तक क्लियर है। तो भाई रिवैल्यूएशन का अगर लॉस है तो वो लॉस, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो लॉस हो, बटेगा तो पार्टनर्स में। तो अब ये जो हमारा लॉस हो इसे पार्टनर्स में बांटना भी है, और आपको पता है कि लॉसेस अगर पार्टनर्स को बांटने हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करने के लिए हम ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसको क्लोज करना है, डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और किस अमाउंट से, 10,000 से। इस 10,000 को अगेन हम 2:1 की रेशो में बांटेंगे। तो 10,000 ए को जाएगा 2/5, यानी ए को जाएगा 4,000, बी को जाएगा 4,000, सी को जाएगा 2। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब इसका जो डी पार्ट है, मुझे लगता है ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, ये आप खुद करो। अब देखिए 4 लाख है हमारी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूं, लेकिन अब इसकी वैल्यू हो गई 4,40,000। सबसे पहली बात यह कि क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है और रिजर्व हम बनाते हैं अगर वैल्यू घटे तो इट मींस अब इस रिजर्व की हमें जरूरत नहीं है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा ओल्ड रेशियो में। और वैल्यू बड़ी है तो जब वैल्यू बढ़ती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट। एसेट की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है तो उस एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे तो पार्टनर्स में बांटा भी जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर देंगे, यहां तो क्रेडिट किया था, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। ये मैंने शॉर्ट में जल्दी से बताया है। अब आप मुझे इसका आंसर बता देना कि डेबिट में कितना आने वाला है, क्रेडिट में कितना आने वाला है, ये सब आप मुझे बता दोगे। तो ये आज आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो जरूर करके जाओ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।